हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं सीए इंटरमीडिएट की आरटीपी फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 2023 अटेम्प्ट। सर इस आरटीपी के अंदर हमें कुछ स्पेशल चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें सर कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कि फाइनल लेवल पे डिस्कशन करना है। इवन आप अपने करंट ईयर की स्टडी मॉड्यूल में देखना, मैंने तो मई 24 के मॉड्यूल में देखा है कि वहां पे लिखा है कि भाई मैट और एएमटी फाइनल लेवल पे डिस्कशन किए जाते हैं। तो आपको जो ये आरटीपी जो टफ लग रही थी उसका रीजन क्या था? इसके अंदर एएमटी एक कंसेप्ट होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसका यूज कर दिया गया है। प्लस मार्जिनल रिलीफ आपके करिकुलम में तो है बट मार्जिनल रिलीफ भी इसमें आ गई है। और मैट एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के साथ मार्जिनल रिलीफ आ गई है। प्लस 194 आर के कुछ स्पेशल प्रोविजन, मतलब 194 आर डाल दिया गया है, अपडेटेड रिटर्न डाल दिया है। जो पहला केस सिनेरियो है जिसके ऊपर आपके इतने व्हाट्सएप थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सब कुछ स्पेशल पॉइंट्स डाल दिया गया और ऐसे क्वेश्चन आईसीआई पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। वो एक क्वेश्चन गड़बड़ देगा, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं दे देगा। ये आपको एक एमसीक्यू लगाने में, अभी देखिए आपके साथ सॉल्व करेंगे ना हम, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है इसको, अभी आपके साथ सॉल्व करेंगे तो भी काफी टाइम हमें लग जाएगा। सेकंड थिंग, अगर ये एक केस सिनेरियो नहीं लग रहा है इसका ये मतलब नहीं कि भाई तुम्हें टैक्सेस का रिवीजन नहीं है। रिवीजन टेस्ट पेपर भले ही इसका नाम है बट इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पहला जो केस सिनेरियो आपका है काफी हार्ड है। चलो और सर पढ़ते हैं और एक कंसेप्ट को समझते हैं कि बात क्या कही है इसने। मिस्टर शान, a resident aged 42 years, is employed in MNC in Gurugram since 2013। ये आदमी सर ईयर 2013 से क्या है, एम्प्लॉयड है। ईयर 2013 से क्या है, एम्प्लॉयड है। He submitted his resignation on 31st of July 2022 for starting his own business and gave a notice period of 1 month to the employer. He received the following emolument from employer for the period of 1st April to 31st August 2022। ये एक आदमी था जो जॉब कर रहा था, इसने अपनी जॉब छोड़ी, 2013 से जॉब कर रहा था, जॉब को रिजाइन मारा और कहा भाई अब हम खुद का बिजनेस करेंगे। जैसे ही ये बिजनेस करने गया वो बोला ओहो सुनो सुनो, 1 महीने का नोटिस पीरियड तो कर दो, रिजाइन कर रहे हो। तो बंदे ने नोटिस पीरियड भी सर्व कर दिया। तो बंदा अप्रैल से लेके अगस्त तक सर्व किया। मंथ कितने हुए देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ सर। सर इसने टोटल वर्किंग कितनी की सर, 5 मंथ तक की इसने क्या की, वर्किंग की। यहां तक याद रखना 5 मंथ तक की इसको सैलरी मिली होगी। इज इट क्लियर? हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। बेसिक पे बंदे का कितना है, 45,000 रुपए पर मंथ। तो 45,000 इंटू 5 अगर करते हैं तो सर बेसिक पे आ गया था 2,25,000 रुपीज। प्लस 10% ऑफ बेसिक पे क्या मिला है, डियरनेस अलावेंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब ये है सर डीए इन टर्म्स 10%, दैट इज 22,500 रुपए। ओके सर, 5,000 रुपए पर मंथ क्या है, मेडिकल अलाउंस। तो 5 महीनों के लिए सर 25,000 रुपीज मेडिकल अलाउंस थे। सर इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,500 रुपए, तो 2,500 का सर मतलब 12,500 रुपए सर मेडिकल अलाउंस मिला होगा इनको। 5 महीनों के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सर इनको कमीशन मिली 10,000 रुपीज पर मंथ। याद रखना, याद रखो कॉशन, ये एडहॉक कमीशन है ना कि परसेंटेज ऑन टर्नओवर बेसिस कमीशन है। ये क्या है सर, एडहॉक कमीशन है ना कि परसेंटेज ऑन टर्नओवर बेसिस कमीशन है। तो सर चूंकि एडहॉक कमीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50,000 रुपए कमीशन आ जाएगा। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, भाई साहब ये इनकम नहीं होती है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, हमको एम्प्लॉय की इनकम हुई, हम अपने ही जेब से पैसा निकाल के पीएफ में डाल दें, एफडी में डाल दें, सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दें, कहीं पे भी डाल सकते हैं भाई। मेरी ही कमाई से मैं कहीं भी कंट्रीब्यूट करूं वो इनकम थोड़ी हो जाती है। तो सर ये कोई इनकम नहीं होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेम थ्रू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ने में आरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। और हमने पढ़ा था सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, जहां सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक पे प्लस री इंटर्न्स प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। ठीक, तो सर यहाँ पे 12% तक अमाउंट तो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12% कितना आता है अगर हम कैलकुलेट करें तो सर 2,25,000 ये वाली फिगर प्लस 22,500 का 12% सर हम निकालते हैं तो सर 29,700 तक का अमाउंट सर एग्जेम्प्ट आएगा 12%। बट एक्चुअल में हमको मिला कितना है, 7,500 रुपीज इंटू 5, हमको सर 37,500 टोटल आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने मेरे डाला है। 7,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 5 मंथ के लिए
37,500 रुपीज। लेकिन 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस हिसाब से आपका एग्जेम्पशन आया 29,700। इतना एग्जेम्प्ट होने के बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना आया सर? -29,700। सर आपका टैक्सेबल अमाउंट आया सर 7,800। सर टैक्सेबल अमाउंट आ गया आपका 7,800। इतनी क्लियर बात है? इतनी बात क्लियर है ना? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है कि टैक्सेबल अमाउंट आ गया मेरा 7,800। ओके सर। हाँ, इंटरेस्ट एक्रूड इन आरपीएफ हमने पढ़ा था 9.5% तक सर ये एग्जेम्प्ट होता है। 9.5% के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। सर यहाँ पे हमको कितना मिला है? 13% मिला है। 14,300, 14,300 13% है। डिवाइड बाई करो 0.13 दैट इज 11,000 रुपए पे हमको मिला होगा। 11,000 रुपए पे हमको 13% के हिसाब से 14,300 रुपए इंटरेस्ट का मिला है। तो सर 9.5% अगर हम करते हैं तो सर 9.5% आता है 10,450, सॉरी 0.13 इंटू 9.5%, 10,450 सर इसमें से भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो मेरा टैक्सेबल कितना आएगा? -14,300। तो सर 3,850 रुपया सर मेरा टैक्सेबल आएगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ये बताओ। हमने अपनी केवल सैलरी की इनकम निकाली है दोस्तों। यहां से हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम निकाली कि मेरी टोटल सैलरी की इनकम कितनी आती है। मैंने बेसिक पे लिया 5 महीनों के लिए, डियरनेस अलावेंस 5 महीनों के लिए, बोनस 5 महीनों के लिए, कमीशन 5 महीनों के लिए, सॉरी मेडिकल अलावेंस 5 महीने, इंटरटेनमेंट अलावेंस 5 महीने, कमीशन 5 महीनों के लिए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12.5% के ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाता है। तो 12.5% के ऊपर 5 महीनों में 7,800 रुपए था, और जो हमको एक्रूड इंटरेस्ट मिलता है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाता है। तो 3,850 रुपए टैक्सेबल हो गया। टोटल जोड़ो जरा, टोटल जोड़ो 2,25,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 50,000 प्लस 7,800 प्लस 3,850। सर ये आपका 34,6650 आ रहा होगा। 34,6650। हाँ सर ये आ गया आपका 34,6650 माइनस, याद रखना ऑलवेज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की होगी। तो उसके बाद आपका आता है -50,000 दैट इज 2,96,650 650 2,96,650 2,96,650 यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो सर इतना आ रहा है। तो सर ये क्या आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम किससे सर? बोलो बोलो जल्दी। सैलरी से। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आपका क्वेश्चन तोड़ के पढ़ते यहां तक क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा, यहां तक क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सर यहां तक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आओ देखते हैं क्या लिखा है यहाँ तक। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यहाँ तक क्या क्वेश्चन है। 296,650 इसका सॉल्यूशन यही आएगा। डॉक्यूमेंट सेव्ड कैसे हो गया? अच्छा, based on the amount of salary chargeable under the head of, what is the amount of salary chargeable under the head of salaries act, salaries head to the Mr. Shan for the suspended 23-24। तो आपका यही वाला आंसर आएगा 2,96,650। सबसे इजी पार्ट सिर्फ यही था। आगे के पार्ट्स में तो बवाली बवाल है भाई। सबसे इजी पार्ट सिर्फ और सिर्फ यही था। आगे के पार्ट्स में इश्यूज आएंगे। आगे के पार्ट में सर आपका इश्यू आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक का तो कंसेप्ट क्लियर है। आगे पढ़ते हैं सर। 8 मिनट हो गए बेवजह में। आइए आगे पढ़ते हैं सर। आगे इन्होंने क्या लिखा है? इन अक्टूबर 2022 ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फुटवेयर अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कंफर्ट। हमने क्या पढ़ा था सर? 80JJE में पढ़ा था लेदर फुटवेयर। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमने पढ़ा था लेदर फुटवेयर वाला कुछ इस तरीके के 3 बिजनेस होते हैं सीजनल वाले, जिसमें 140 दिन ये सब चीजें, कुछ कहानी याद आ रही है सर? याद आ रही है ना? हाँ सर, कौन सा सेक्शन था सर? शायद सर 80JJE था, जहां पे आपने बोला था जा आ की बात होती है, और वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट के लिए थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेदर इंडस्ट्रीज के लिए हमने बात की थी, फुटवेयर के लिए बात की थी सर, उसी के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। he withdraw the entire amount from RPF अकाउंट इन सितंबर 2022। सर आरपीएफ से 5 साल के बाद जो भी पैसा विड्रॉ करो उस पर टैक्स की बात ही नहीं करेंगे हम। और 2013 से एम्प्लॉयड था, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं सर, कोई बात नहीं, आरपीएफ से पैसा निकाल दिया, ओके ओके ठीक है। टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस, और उस पैसे को उसने बिजनेस में लगाया। बिजनेस किस चीज का कर रहा है सर? बिजनेस कर रहा है फुटवेयर्स का। तो सर फुटवेयर का बिजनेस कर रहा है, तो इसमें हमने पढ़ा 80JJE। अगर एम्प्लॉय
150 दिन से भी ज्यादा काम कर रहा है तो 80 डबल जे डबल ए मिल जाता है। नॉर्मल केस में 240 दिन है, अपैरल फुटवेयर और लेदर के केस में 150 दिन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। He was employed 75 regular employees on 1st of November 2022 at a salary of 23,000 रुपए पर मंथ एंड दे पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। हमने क्या पढ़ा था सर, रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, कैजुअल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसकी सैलरी 25,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तीनों कंडीशन मीट आउट हो गई सर। 23,000 रुपए सैलरी है, 75 इंप्लॉइज हैं और कितने महीनों का, सुनो महीने देखो, एनुअल एम्प्लॉयमेंट, एनुअल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का एनुअल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल कॉस्ट का 30% अलाउड होता है, 1/3 नहीं 30%। तो सर यहाँ पे 75 के बाद तुम देखो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीनों के लिए सर, तो सर इसी का 30% सर अलाउड हो जाएगा। तो 30% ऑफ दिस प्रोडक्ट कितना आ रहा है बताओ, करो सर 30,000 इंटू 75 इंप्लॉइज के लिए 5 महीनों का आता है 86,2500 का 30% अगर आप देखते हो तो सर यहाँ पे आ गया 25,87,500। ये आपको किस लिए मिलेगा, 80 डबल जे डबल ए के लिए, 80 डबल जे डबल ए के लिए आपको सर ये खर्चा अलाउड हो जाएगा, सॉरी ये डिडक्शन मिल जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, यहाँ तक की चीज तो क्लियर हो गई। 80 डबल जे डबल ए की बात सर अपने को क्लियर है, आगे समझते हैं सर। 80 डबल जे डबल ए क्लियर हो गया। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 प्रॉफिट एंड गेन डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेसेस 51 लाख रुपीस। ओके सर, पीजीबीपी का, यहाँ ये था तुम्हारा सैलरी का प्रॉफिट, अब पीजीबीपी का प्रॉफिट देख लो कितना बोला है, 51 लाख। यहां तक समझो, पीजीबीपी का प्रॉफिट बोल दिया 51 लाख और वो भी कंप्यूटेड है, आगे कुछ अब कंप्यूटेशन नहीं करना है भाई, कंप्यूटेड है 51 लाख। ओके सर, एंड द टर्नओवर इज रुपीज 7 करोड़। मिस्टर शान रिसीव 12% ऑफ द सेल्स इन कैश। वो अगर जैसे होता है ना 10 करोड़ तक का, 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और 95% तक कैश रिसीट और पेमेंट है, तो वहां पे आप बिना ऑडिट कराए भी अपनी इनकम को एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे देख सकते हो। वो सब चीजें नहीं लगेगी। देखो बहुत ज्यादा डीप मत घुसो भी, इतना समझो। यहाँ पे इन्होंने कंप्यूट कर दिया 51 लाख रुपए का आपका बिजनेस प्रॉफिट है, 51 लाख रुपए का आपका बिजनेस प्रॉफिट है। ओके सर, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st of December 2022, he has purchased a house property for 90 lakh for self-occupation by taking a loan of rupees 45 lakh, 10% per annum on the same day। चलो, इन्होंने अभी घर खरीद लिया, यहां से नई कहानी स्टार्ट हुई। यहां से बिजनेस के बाद यहाँ पे नई कहानी स्टार्ट हुई कि भैया 90 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड घर खरीदा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होती है सर, नील। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नील। उसके बाद फिर सर म्युनिसिपल टैक्सेस का अलाउड ही नहीं होता, तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एनएवी कितनी आ जाएगी, नील, माइनस 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं मिलता है। 24B में सर हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा और यहाँ पे कितना आएगा लोन डिडक्टेबल बताओ 24B के अंदर, यही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। 45 लाख का 10% के हिसाब से डिवाइड बाई 12 इंटू 4 महीनों के लिए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीनों के लिए, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इन 4 महीनों के लिए सर कितना आएगा, इंटू 4 अगर करते हैं तो 1,50,000 रुपए सर आ रहा है। सर 1.5 लाख रुपए क्या आ रहा है आपका, सर 1.5 लाख रुपए क्या आ रहा है बताओ, इंटरेस्ट आ रहा है भाई, 1.5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आ रहा है, तो ये आपको डिडक्शन मिल जाती है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना आ गया, 1,50,000 रुपए। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये पीजीबीपी की इनकम आ गई, सैलरी की इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। आगे पढ़ते हैं। 6,25,000 ऑन परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये क्या चला, अच्छा, ही हैज पेड ड्यूटी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 6,25,000। जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो ना भैया, सुनो, जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो ये, और यहाँ पे जो पीएफ में भी आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था, जो अभी स्टैम्प ड्यूटी भरते हो या एम्प्लॉय जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है, सर ये सब कुछ, सर ये सब कुछ कहाँ पे, 80C के अंदर एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर इनका कायदे से देखो 80C के अंदर 6,25,000 प्लस वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो ये खुद ओन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो सब मिला लो तो काफी ज्यादा फिगर बन जाती है। बट 80C में केवल 1.5 लाख तक की डिडक्शन अलाउड है। तो सर यहाँ पे इनको 80C 1,50,000 रुपए का मिल गया और सर 80 डबल जे डबल ए अभी हमने कैलकुलेट किया था कितने का मिल रहा है, 25,87,500, 25,87,500 रुपीज का इनको 80 डबल जे डबल ए डिडक्शन मिल रहा है। ये कौन सी डिडक्शन होती है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A वाले डिडक्शन है। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं अभी, हाँ सर पढ़, ठीक है। अब पढ़िए सर, क्वेश्चन में इन्होंने क्या
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर शान अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कौन सी डिडक्शन मिलेगी? तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ दो पहले। 25,87,500 25,87,500 प्लस 1,50,000 दैट इज आपका आ गया टोटल। ये टोटल आ रहा है 27,37,500। इतनी डिडक्शन अलाउड हो जानी चाहिए। 27,37,500। अरे इधर से देखो ना, देखो भाई 27,37,500 ये वाली डिडक्शन आपकी 27,37,500 आपको अलाउड हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ सर, ये तो डिडक्शन हो गई। ये सर आपको क्या मिली डिडक्शन? सर आपकी टोटल इनकम कितनी है हमको ये तो बताओ। सर टोटल इनकम कितनी है ये तो बताओ। ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर ग्रॉस टोटल इनकम में मेरी सैलरी इनकम है 296,650 296,650। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरी पीजीबीपी की इनकम है 51 लाख प्लस 51 लाख प्लस सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1,50,000। सर ये मैं सैलरी इनकम से तो सेट ऑफ हो ही जाता है, इतना पढ़ाया आपने। माइनस 1,50,000 कर दिया मैंने, सैलरी इनकम सेट ऑफ किया। उसके बाद सर आई मेरी टोटल इनकम 5,24,6650 माइनस सर डिडक्शन करने के बाद मेरी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी बताओ। माइनस कर दो सर इस फिगर में से मेरी ग्रॉस टोटल इनकम जो सैलरी हेड की इनकम है प्लस पीजीबीपी की इनकम है माइनस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होने के बाद टोटल इनकम ये आई। और इस इनकम से मेरा जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है, मेरे डिडक्शंस जो है वो अगर हम माइनस कर दें तो कितना आता है? माइनस 27,37,500। सर तब मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आती है 25,09,150 रुपए। सर देख लीजिए 25,09,150 रुपए। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शान? तो टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस होता है। याद रखना यहाँ पे ये टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। क्लियर है? तो सर वो आपका आ गया 25 लाख ये वाली फिगर। चलिए सर ये वाला क्वेश्चन भी हमसे हो गया। अब थोड़ा सा बात सुनो। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर शान फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। यहाँ से बस एक बार सुनना, उसके बाद ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम पास आ चुके होंगे, अब कंफ्यूजन या परेशान होने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। सुन सुन भाई सुन। 25,09,150 में अगर आप देखो तो 10 लाख के ऊपर 25%, सॉरी 10 लाख के ऊपर 30% लगता है। तो 25,09,150 माइनस 10 लाख कर दो तो आता है 15,09,150 का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4% अगर आप करते हो तो आपकी ये फिगर आएगी। प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दैट इज 5,87,860। 854 आ रहा है आपका, देखो 854 आ रहा है आपका। फिगर कितना आ रहा है? 5,87,854.8। राउंड ऑफ कर दो तो ये आ जाएगा, टैक्स पेबल ये आ रहा है। बट इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है शायद आपका ये वाला आंसर दिया है। कैसे कैसे दिया बात सुनो। एक होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर किसी को भी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लग जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति 20 लाख से ऊपर कमा रहा है, कंपनियों केस में मैक्सिमम अल्टरनेट टैक्स मैट लगता है, यहाँ पे इंडिविजुअल केस में एएमटी लगता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर कोई भाई 20 लाख से ऊपर कमा रहा है तो चेक करते हैं कहीं उसकी इनकम 20 लाख से ज्यादा कमा रहा है कोई, तब भी हम चेक करते हैं कहीं उसके ऊपर कुछ टैक्स के स्पेशल प्रोविजंस के कारण टैक्स कम तो नहीं आ रहा। टैक्स के ही स्पेशल प्रोविजंस के कारण कहीं टैक्स लायबिलिटी कम तो नहीं आ रही, जैसे कि वो सेज में पार्टिसिपेट करता है इस कारण। और साथ ही साथ बहुत से डिडक्शंस दिए जाते हैं उस कारण, जिसमें से एक डिडक्शन 80JJAA का भी है। 80 आरआरबी 80 आई से लेके 80 आई ए से लेके 80 आरआरबी तक के सेक्शंस की बात की जाती है। तो वहां पे चेक किया जाता है कि कुछ डिडक्शंस आप पूरा कंबाइन करके बुक से ही देखना, वहां पे आपको बहुत इसमें मिलेगा चीजें। बट सच बताएं इस समय इस लेवल पे ये नीड नहीं है, ये नीड नहीं है। परेशान ज्यादा हो जाओगे, इसलिए अभी हम वो पूरा का पूरा पीडीएफ नहीं ओपन करेंगे, वरना फाइनल की बुक से अभी ओपन करके बता सकते हैं। तुम इतना समझो कि सर एक होता है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आप ये समझिए बेटा, आओ सुनो, इधर आओ इधर आओ। एक होता है सर एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो 20 लाख से ऊपर अगर कोई कमाता है तो वहां चेक करते हैं। तो सर इनकी इनकम तो सर 20 लाख से ऊपर ही है। इनकी इनकम देखो 25,09,150 है। तो सर इसलिए इनके ऊपर हम 25,09,000 चूंकि 150 है, इसलिए हम चेक करेंगे क्या टैक्स के स्पेशल प्रोविजन का बेनिफिट मिल रहा है। तो हम देखेंगे हाँ सर 80JJAA का तो बेनिफिट इनको मिल जा रहा है। 80
डबल ए का तो इनको बेनिफिट मिल जा रहा है, तो सर 80 डबल ए का कितना बेनिफिट इनको मिल रहा है? 80 डबल ए का बेनिफिट कितना मिल रहा है सर? ये वाला 25,87,500। तो सर यहाँ पे आइए, 25,87,500 जोड़ दीजिए। 80C का डिडक्शन अलाउड होता है, वहां पे अगर आप पढ़ोगे ना तो आप सेज में नहीं होनी चाहिए, सेज वाले के कारण मिल रहा है। 35 ईडी के कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर आपको डिडक्शन मिल रहा है, या 80 आईए से लेकर 80 आरआरबी तक के कुछ सेक्शंस लिखी हैं, वो रटना पड़ेगा एक बार आपको, या एग्जाम के 1-2 दिन पहले। देखो रटा हुआ किसी को नहीं होता है, ठीक है। हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें याद आती, कुछ नहीं याद आती, बुक खोल के देख लेते हैं। जो लोग प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, जो सीयूपी होल्ड करके भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी हर चीज रटी नहीं होती है, उनके पास रेडी रेकनर होता है, बुक खोल के देखते हैं, आगे करते हैं काम। जब भी कोई सीए ऑफिस में भी काम करता है तो बहुत सी चीजें बुक खोल के रेफर कर लेता है कि हाँ ऐसा होता है। आपको लॉस समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, बिकॉज आज आप जो पढ़ रहे हो कुछ दिन बाद बदल जाएगा भाई, अगले साल 2 साल बाद बदल जाएगी चीजें, तो रट्टाफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी सेक्शंस आपको सारी याद रहे, अगर नहीं भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस समय बुक खोल के देख लेना। तो सर यहाँ पे सेच की इनकम भी नहीं थी, 35 एडी के स्पेसिफाइड बिजनेस की बात भी नहीं थी। हाँ 80 डबल ए की डिडक्शन है तो उसको एड बैक करते हैं, तो सर मेरा कितना इनकम आ रहा है? तो 25 लाख 25 लाख 9,150 प्लस 25 लाख 87,500 करते हैं, तो सर ये आ रहा है 50,96,650 रुपए। इनको जोड़ोगे तो इतना आ रहा है, ठीक। एक बात सुनो, अब याद रखो बेटा, यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ क्यों लगेगा, देखो सुन लो प्लीज, सुन लो तुम लोग थोड़ी देर, यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी लगेगा। कैसे सर? इस ओहो सर, जब आप इस फिगर को देखेंगे तो सर यहाँ पे सरचार्ज 50 लाख के ऊपर आता है, 50 लाख के ऊपर तो सर सरचार्ज आता है, कितना परसेंट बताओ सर? 10%। 50 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज आ जा रहा है। ओके सर जी, तो सरचार्ज जब आ रहा है यहाँ पे, तो अगर देखिए 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनेगा? 50 लाख के ऊपर बताओ कितना टैक्स बनेगा? 50 लाख के ऊपर सर आपका टैक्स बनता है 40 लाख का 30% प्लस, सॉरी हम मैट लगा रहे हैं ना, सॉरी एएमटी लगाएंगे तो 18%, 18%, 18.5%। देखो जो एएमटी होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें लगता है 18.5% ऑफ प्रॉफिट, 18.5% ऑफ प्रॉफिट ये टैक्स देना होता है। ये फिगर भी आपको याद रखनी पड़ेगी, फिक्स है 18.5%। सर 50 लाख का 18.5% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से अगर करें तो सर यहाँ पे टैक्स आ रहा है आपका 9,62,000 रुपीज। और सर यहाँ पे अगर हम देखें ना 50,96,650 के हिसाब से, तो सर सरचार्ज भी अगर हम ले लें तो यहाँ पे सरचार्ज के कारण ये फिगर काफी बढ़ जाएगी, ये फिगर काफी बढ़ जाएगी। तो अभी हम बता देते हैं आपको। सर यहाँ पे हम लेते हैं 40,96,650 का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 10% प्लस 4%। सर ये तो काफी ज्यादा फिगर आ जा रही है, एक सेकेंड। यहाँ पे सर इसका प्लस का 18.5% प्लस 10% प्लस 4% करने के बाद सर आ रहा है आपका ये फिगर 1,07,865। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे 96,650 से ज्यादा है। 96,650 इनकम के कारण मेरा टैक्स कितना लग रहा है? -962,000, डेट इज 116,655। थोड़ा सा सुन लो, अब एक बार फिर से सुन, मैं समझा रहा हूँ। इस अमाउंट पे चूंकि जब भी कोई अमाउंट सरचार्ज में आता है और बहुत मार्जिनल बढ़ने के कारण, 100 रुपए बढ़ने के कारण, एक 50 लाख पे आपको सरचार्ज नहीं लग रहा, 50 लाख 1 रुपए पे सरचार्ज लग जाए, तो 1 रुपए के कारण पूरे 50 लाख पे जो टैक्स लगने वाला है उसका 10% सरचार्ज लग जाता है, तो हम मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आता है। मार्जिनल रिलीफ ये देखते हैं, अरे भाई जितना हम टैक्स दे देंगे ना, जी इनकम से ज्यादा तो टैक्स लग रहा है, इससे अच्छा इनकम को ही पूरा गवर्नमेंट का दे दो। इनकम से ज्यादा तो टैक्स लग जा रहा है, इसलिए इनकम ही गवर्नमेंट को दे दो, क्योंकि टैक्स ही नहीं देंगे भैया, इनकम ही रख लो, तुम इनकम पे टैक्स क्या छोड़ो, इनकम ही रख लो, ऐसा होता है यहाँ पे। तो हमने भी कहा भाई 50 लाख पे मैंने टैक्स दे दिया, बाकी 96,000 ये जो इनकम हुई है ना 96,650, इसको भी तुम ही रख लो। तो यहाँ पे हमने कहा प्लस, तो यहाँ पे 50 लाख रुपए पे हम अपना बता रहे हैं आपको, 50 लाख का 18.5% के हिसाब से यहाँ पे सर आपका लगा 92,500, 9,25,000 सॉरी,
प्लस हम कहते हैं भाई 96,650 भी इनकम तुम ही रखो, 96,650 भी इनकम तुम ही रखो, 96,650 की इनकम भी तुम ही रख लो। हम अगर इस इनकम को अपने बुक्स में लेंगे और टैक्स भरेंगे ना तो सरचार्ज के कारण टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस इनकम पे भी हमने कर दिया कि भैया ये इनकम भी तुम ही रख लो। अब इसका प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के बाद कितना आ रहा है, प्लस 96,650 प्लस 4%, तो आपका आ रहा है 106,2516, 106,2520। राउंड ऑफ करने के बाद देख लीजिए सर आंसर ये आएगा। राउंड ऑफ अगर आप कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दो तो 106,2520। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है, नियरेस्ट रुपीज 10 के ऊपर राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अब एक बात सुनना सर, यहाँ पे क्या था, मैट का एक बात क्वेश्चन, मैट और एएमटी होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंडिविजुअल के लिए होते हैं, मैट कंपनीज के लिए होता है। इंडिविजुअल का इनकम 20 लाख से ऊपर हो गया तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि कहीं इनकम टैक्स के स्पेशल प्रोविजन के कारण भाई साहब की इनकम कम तो नहीं हो रही, तो हमने देखा हाँ इनकम टैक्स के स्पेशल प्रोविजन के कारण कम हो रही है। तो उसमें मेन बातें जो होती है, सेंच नहीं होना चाहिए, 35 एडी का बिजनेस और कुछ स्पेशल डिडक्शंस। उस स्पेशल डिडक्शंस के अंदर 80JJAA की डिडक्शन आती है। तो हमने टोटल इनकम में 80JJAA की इनकम ऐड की तो हमारे पास इनकम आ गई 50 लाख रुपए से ज्यादा। अब 50 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, 96,000 ज्यादा है, तो हमने चेक किया मार्जिनल रिलीफ कि भाई 96,000 रुपए ज्यादा होने के कारण 10% का सरचार्ज लग रहा है, तो टैक्स का अमाउंट तो 96,000 से भी ज्यादा आ रहा है। तो हमने कहा भाई 96,000 रुपए इनकम ही तुम रखो, 96,000 इनकम ही आप रखो, हम मार्जिनल रिलीफ चाहते हैं वो इनकम आपको दे देते हैं। तो हमने देखा 50 लाख रुपए पे 50 लाख रुपए पे 18.5% के हिसाब से टैक्स निकाला, ये आ गया। उस प्लस हमने जो 96,650 यहाँ कमाई थी ना वो हमने गवर्नमेंट को दे दी, तो 96,650 भी प्लस कर दी उसमें, प्लस टोटल इनकम, टोटल पे 4% का सरचार्ज आ गया। तो मेरा ये जो फिगर है उसको राउंड फिगर किया आपने नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर, तो 10,62,520 रुपीज का टैक्स आया। इज इट क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। और मेरा एक सीधी सी बात कहनी होगी कि देखो इतना क्लियर अगर हो गया है ना, और अगर ये चीजें तुमको इन फ्यूचर नहीं समझ में आ रही हैं कि आगे से समझ में नहीं आएगा या फिर हमको ये रिवाइज कैसे करेंगे, तो हम बता रहे हैं कंप्लीटली इस चीज को इग्नोर कर सकते हो यार। एएमटी मैट वगैरह पूरा इग्नोर करो, इसमें कितना टाइम लग जाएगा, वहां पे आपका पूरा पेपर छूट जाएगा जीएसटी भी। और ये शायद ही पूछें, ये मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हिला देते हैं आपको। ठीक है सर। अब देखिए सर, एक नई प्रोविजन आ गई, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर शान फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही ऑफ फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसई। 115 बीएसई वो जो था ना कि 2.5 लाख रुपए तक कोई 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 के ऊपर फिर 30% का टैक्स रेट, वो वाली बात कर रहा है, जिसमें बहुत से डिडक्शन हमको नहीं मिलती थी, जिसमें हमको बहुत से डिडक्शन नहीं मिलती थी। तो अगर एसएससी ने वो ले लिया है, assume that the figure of profit and gain in business and profession remains the same under section 115 BSE also। तो सर प्रॉफिट एंड गेन की जो फिगर्स हैं वो सेम है, मतलब क्या है, देखो आओ, फिगर सेम है प्रॉफिट एंड गेन की, ये वाली 25,09,150 रुपए ही है। ठीक है सर, सुनो सुनो बेटा, 25,09,150 रुपए है। अब हमने 115 बीएससी नहीं लिया, तो 115 बीएससी अगर हम ले लेते हैं तो हमें कुछ डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। पहली बात हमको क्या नहीं मिलता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 16(1) का सैलरी में मिला था वो नहीं मिलता है, मतलब मेरी इनकम 50,000 रुपए से जुड़ जाएगी, अधिक हो जाएगी, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा यहाँ पे, 50,000 रुपए वाली मिल जाएगी। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमको अलाउ नहीं होता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सर अलाउ नहीं होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चूंकि अलाउ नहीं होता है, इसका मतलब अगेन मेरी इनकम 1,50,000 रुपए से बढ़ जाएगी। सर तीसरी चीज भी तो कुछ होती है, क्या होती है सर तीसरी चीज ये होती है कि सर आपको 80C की डिडक्शन नहीं मिलती है, 80C वाला भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपकी इनकम अगेन 1,50,000 रुपए से बढ़ जाएगी। और एक बात याद रखना है, 80JJ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 80JJAA अलाउड होता है, याद रखना। 115 BAC से जब आप इनकम निकालते हो तो 80JJAA अलाउड होता है। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, प्लीज लेट मी नो, प्लीज बताइए टोटल इनकम कितनी आ रही है। सर टोटल इनकम आती है 25,09,150 प्लस 3,50,000 प्लस 3,50,000, डेट इज सर आती है आपकी टोटल इनकम 28,59,150, 28,59,150। और इस पे टैक्स लगेगा तो आपको पता है 15 लाख के ऊपर तो 30% प्लस
प्लस नहीं, प्लस कैसे यार, 2859 150 माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। इसके ऊपर 30% का टैक्स रेट जाएगा तो सर 4,77,045 रुपए, 4,07,774 रुपए। भाई साहब सुनो, 15 लाख तक तो आपको पता है ना, वो 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, वो अलग है ना, 5, 10, 15, 25, वो वाला रेट तो चलता चलता है। 15 लाख के ऊपर 30% लगता है, तो हमने 28 लाख, 15 लाख से 28 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगा दिया ये। और वो हमको पता है ना कि कितना होता है, 15 लाख तक टैक्स रेट अगर जोड़े तो 1,87,500 आता है, 1,87,500 रुपीज आता है। तो सर ये मैंने इसमें जोड़ दिया 1,87,500 रुपीज, तो फिगर आई 5,95,245 रुपीज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने जोड़ दिया, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दिया तो सर आता है 61,9054। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 61,9060 आएगा। ये क्या हो जाएगा, तो आपसे इसने पूछा था टैक्स लायबिलिटी सर, अगर 115 बीएससी लेते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ये वाली आती है। अब देखो क्या है, 619,060, 619,060। अब याद रखना 115 BAC अगर एक साल ले लिए हो और आपके पास पीजीबीपी की इनकम है तो अगले साल भी आपको 115 BAC ही लेना पड़ता है। अगर सैलरी की इनकम है तो आपके पास चॉइस होती है कि 115 BAC इस साल ले, अगले साल ले, न ले, हर साल आपको चॉइस मिलती है। लेकिन बिजनेस इनकम के साथ अगर एक बार 115 BAC ले लिए तो 115 BAC ही सब्सिक्वेंट ईयर में लेना पड़ता है। इस बात का भी याद रखना, ठीक है? ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हाँ हाँ ठीक था। तो इस पे, इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहा हो तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की, परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है सर, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हमें नीड नहीं है। आइए सर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, मिस्टर के CEO of Sai Limited purchased BMW of 115 crore for 23rd of September 2019 for his personal use। 28 फरवरी 2023 को he sold the car for 1 crore and incurred an expenditure of 2.74 crore lakh for transferring the ownership come to taxable capital। कैपिटल गेन की बात कर रहा है सर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सुनो। कैपिटल गेन, मैंने क्या बोला सर, कैपिटल गेन दो पिलर्स पे होता है, एक होता है कैपिटल असेट सर, एक होता है ट्रांसफर। इस चीज को हम बार बार पढ़ाए थे और मैंने ये भी पढ़ाया था, अगर कोई चीज कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं हो सकता। सर कार कैपिटल असेट ही नहीं होती है, याद कर लो, कार और रिस्ट वॉच का बहुत बार एग्जाम्पल लिया था। ये सर कैपिटल असेट ही नहीं होती है सर, यहाँ पे कैपिटल गेन ही नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमें निल ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 सर, अगेन मिस्टर सुनील, ये भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्वेश्चन है ये, वाई वाई ठीक। मिस्टर सुनील हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31 जुलाई 2022। देखो 31 जुलाई 2022 को किस ईयर के लिए लिया है, जो ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2022 खत्म हुआ है, उसका रिटर्न 31 जुलाई 2022 को उसने डाल दिया। एकदम सही बात है, 31 मार्च 2022 को साल खत्म हुआ, 31 जुलाई 2022 को उसने रिटर्न डाल दिया, ऑन टाइम रिटर्न डाला है। ओके सर, एंड रिसीव्ड अ टोटल रिफंड ऑफ 44,500। ठीक है सर, 44,500 रुपए का भाई ने मेरा रिफंड ले लिया। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, ये इस पेन से लिखे सर, 44,500 रुपए का रिफंड भी ले लिया। ओके, ऑन 15 सितंबर 2023, 15 सितंबर 2023 को, मतलब he would like to furnish his updated return, अपडेटेड रिटर्न डाला है, रिवाइज्ड रिटर्न नहीं डाला। 139.4 की बात नहीं कर रहा है, अपडेटेड रिटर्न डाल रहा है। इनकम फॉर एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम अपडेटेड रिटर्न, वहां पे हमने पढ़ा था अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम आती है अपडेटेड रिटर्न में डालते हो, 12 महीने के अंदर अंदर डाले तो एडिशनल टैक्स 25% का लगता है, 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर अंदर डाले तो एडिशनल टैक्स 50% लग जाता है एडिशनल इनकम पे। याद रखना, 12 महीने के अंदर डाले तो एडिशनल टैक्स 25% लगता है एडिशनल इनकम पे, और अगर 12 महीने के बाद डाले तो 50% और एडिशनल इनकम लगता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कब डाला है, 15 सितंबर 2023 को डाल दिया, 15 सितंबर 2023 को डाला बेटा। ठीक है, तो 12 महीने के अंदर अंदर डाल दिया ना, देख लो इन्होंने 12 महीने के अंदर अंदर डाला। असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2023 को असेसमेंट ईयर आता, इस असेसमेंट ईयर से 12 महीने देखो तो 31 मार्च 2024 के पहले पहले अगर रिटर्न डाल दिए 12 मंथ, प्लीज समझो,
तो 24 के पहले पहले चूंकि इन्होंने रिटर्न डाल दिया, 31 मार्च 2024 के पहले पहले रिटर्न डाल दिया, इसका मतलब इन्होंने रिटर्न डाला है 12 मंथ के अंदर अंदर। अगर 12 मंथ के अंदर अंदर रिटर्न डाला है तो 25% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है। एडिशनल इनकम पे 25% की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है। हाँ, एडिशनल इनकम कितनी है, इन्होंने देखो, इन केस ऑफ फर्निश्ड हिज अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एडिशनल इनकम ही वुड बी लाइबल टू पे 57,000 टुवर्ड टैक्स एंड 67,000 टुवर्ड इंटरेस्ट। ओके सर, 57,000 रुपए टैक्स भर रहे हो और इसके पहले तुमने 44,000 रुपए का रिफंड लिया था। 57,000 का टैक्स भर रहा हो, उसके पहले 44,000 का रिफंड लिया था। इसका मतलब टोटल इनकम कितने से बढ़ी, 44,000 का रिफंड लिए थे, मतलब तुम्हारी इनकम 44,000 प्लस 57,000 बढ़ गई ना। 44,500 44,500 प्लस 57,000 दैट इज आपकी इनकम बढ़ी होगी टोटल 1,15,100 रुपए, 1,01,500 रुपए। भाई तभी ना रिफंड वाला भी सेट ऑफ हो गया और प्लस टैक्स लायबिलिटी आ गई। रिफंड तो बनता ही नहीं था, 57,000 रुपए और देना बनता था और आपने 44,500 ले भी लिया, तो 44,500 प्लस 57,000 ये आपका बन गया, प्लस इंटरेस्ट भी तो सर बन गया आपका, प्लस 6,700 आपका इंटरेस्ट भी बन गया। तो सर प्लस 6,700 अगर इंटरेस्ट करते हैं तो सर आपका आता है 1,08,200, 1,08,200। इसका 25% क्या बनेगा, देखो, कंप्यूट द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर सुनील एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डेटेड रिटर्न। तो सर इसका 25% निकालो, तो सर इसका 25% आ रहा है 27,050 रुपीज, 27,050 रुपीज। 1,08,200 का 25% कितना आ रहा है, 25% आ रहा है 2750। देखते हैं आंसर सब यही है ना, 7 का ए। हाँ सर आंसर सब यही है, आंसर सब यही है। चलो सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी थोड़ा सा घुमाए वाला क्वेश्चन था, जनरली आदमी नहीं पढ़ता है ना याद रहता है। 8वें में भी प्रॉब्लम है, 8वें में अपडेटेड रिटर्न तो हम लोग को याद रह जाता है, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न पढ़ते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि भैया 5 लाख के ऊपर जा रहा है किसी का रिटर्न है, टैक्स लायबिलिटी एडिशनल बहुत ज्यादा आ रही है, तो समझाना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं सर। XYZ Limited is engaged in the manufacturing of mobile phones with a brand name of Just Say, that is 5 dealers Delhi and Mumbai to sell. There are 5 dealers in Delhi and Mumbai to sell Just Say mobile phones. A Limited is a dealer in Delhi, received 2 mobile phones and X Limited, a dealer in Mumbai, received 1 mobile phone. A Limited ने कितने मोबाइल फोन लिए हैं, 2 मोबाइल फोन, और X Limited ने 1 मोबाइल फोन लिया है। ओके सर, इन जनवरी 2023 ऑन अचीविंग द सेल्स टारगेट। देखो सर सेल्स टारगेट मतलब सर आपको बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ अचीवमेंट के कारण गिफ्ट मिलता है, तो 194R एक टीडीएस की सेक्शन आ जाती थी कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको लाभ हो गया है, चाहे आपको कोई टूर पैकेज मिला हो या गिफ्ट मटेरियल मिला हो, 20,000 रुपए से ऊपर का अगर मिला है तो 194R में उसका 10% का टीडीएस काटना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया, 194R 20,000 रुपए से ऊपर हो तो 10% टीडीएस कटता है। आगे पढ़ते हैं, सेल टारगेट इन द थर्ड क्वार्टर, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ सच मोबाइल फोन इज 15,000 वाइल इन एमआरपी इज 25,000 रुपए। द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फॉर सच मोबाइल फोन इज आफ्टर प्रोवाइडिंग 22% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। सर ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते तो नहीं है, बनाती तो कंपनी है। इनको क्या मिल रहा है, इनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको वो अपने कस्टमर को बेचते हैं, तो कस्टमर को जिस रेट पे बेचते हैं ना वो माना जाएगा भाई। वो चुप अगर खरीदे होते तो भाई छोड़ो, जो इनको गिफ्ट मिल रहा है उस गिफ्ट की रिलायबल वैल्यू क्या मानी जाएगी, जो ये कस्टमर को बेच देते हैं, जो ये कस्टमर को, अगर ये वैल्यू भी नहीं होती ना तो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग खुद तो कर नहीं रहे हैं। एक्स लिमिटेड, ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड समझना, खुद तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हैं, तो सर ये कस्टमर को कितने रुपए में बेचते हैं, क्योंकि ये डीलर है। कंपनी को 15,000 का पड़ता है, कंपनी से मतलब नहीं है भाई, कंपनी को खर्चा कितना हुआ 15,000 का, लेकिन हम सुनो इधर सुनो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। कंपनी 15,000 में बना रही है, ये लैपटॉप ये ले रहे हैं, देखो ये जो लैपटॉप ये सिस्टम है कैलकुलेटर, कंपनी 15,000 बना रही है और डीलर को कितने में दे रही है, ऐसे गिफ्ट में दे रही है। डीलर को कितने का पड़ा, कंपनी को 15 का पड़ता है, डीलर को एक्चुअल में कितने का पड़ा, डीलर को सर 22% काट के वो मिलता है। देखो, द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर फॉर सच मोबाइल फोन इज आफ्टर प्रोवाइडिंग 22% ऑन एमआरपी। कस्टमर से डीलर कितना रुपए ले सकता है इसका, जो कस्टमर को फोकट में ही मिला। चलो कंपनी 15,000 बना रही थी इसको, डीलर को कितने का ये फायदा देगा बताओ, डीलर को कितने का फायदा हुआ। हम क्या करते हैं 194R में आपको बिजनेस और प्रोफेशन के कारण कितने का फायदा हुआ उस पर टैक्स लेते हैं,
15,000 में कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया, ठीक, लेकिन डीलर को जब ये इसको गिफ्ट में मिला तो डीलर को कितने रुपए का फायदा मिला? सर डीलर को मिला 25,000 एमआरपी माइनस 22% में बेच देता है, 19,500 रुपए का फायदा मिला ना। डीलर 19,500 रुपए मोबाइल बेचता है, एक मोबाइल डीलर कितने में बेचता है? 19,500 में। एक मोबाइल डीलर कितने में बेचता है? 19,500 में, और डीलर को फ्री में मिल गया, तो डीलर को कितने रुपए का फायदा हो गया? डीलर अगर वो फ्री वाला आइटम बेचने जाएगा तो 19,500 का बेचेगा ना, भाई दिमाग लगा। डीलर को कितने का फायदा हुआ? 19,500 का। ओके सर, डीलर मोबाइल कितने में बेचता है? 19,500 में। डीलर को मोबाइल फ्री में मिला, हाँ सर। बेचता कितने में? 19,500 में। डीलर को फायदा कितने का हुआ? 19,500 का। नहीं समझ में आया यार? आप मान लो कोई शॉपकीपर हो, आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट 20 रुपए में बेचते हो, ठीक है? आप डेयरी मिल्क चॉकलेट कितने में बेचते हो? 20 रुपए में। आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट कोई फ्री में दे दिया, आपको बेच आगे वाले को कितने बेचोगे? 20 रुपए में। आपको कितने का फायदा हुआ? 20 रुपए का। आपकी कॉस्ट जीरो निकली ना भाई, देखो ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू बेनिफिट। 19,500 में बेचता है, कॉस्ट लगी नहीं, तो बेनिफिट कितने का हो गया? 19,500 का हुआ ना। हाँ सर, बात तो समझ में अब आ गई कि बेनिफिट हमको कितने का हो गया? 19,500 का हो गया। तो सर हम देखते हैं ए डीलर को कितने का हुआ? एक्स लिमिटेड को 19,500 रुपए का बेनिफिट हो गया, और 19,500 इंटू 2, इस वाले साहब को सर कितने का बेनिफिट हो गया? 39,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। ए को कितने का बेनिफिट हो गया? 39,000 का बेनिफिट हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है अपने को। ए को 39,000 का बेनिफिट हो गया। हाँ सर, यहाँ तक की बात तो क्लियर है अपने को। चलो, अगर इसको 39,000 का बेनिफिट हो गया तो 194 आर में हमने पढ़ा 20,000 से ऊपर होता है तो 10% का टीडीएस कटता है। तो सर एक्स के लिए तो टीडीएस नहीं कटेगा, इसके केस में 20,000 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट हो गया तो इसका 10% टीडीएस कट जाएगा 194 आर में, 194 आर में। तो सर यहाँ पे 3900 रुपए का टीडीएस काट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पूछा है एक्स वाई जेड इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बिफोर गिविंग मोबाइल फोन्स टू ए लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड, एंड इफ यस हाउ मच। तो सर केवल ए के लिए लाइबल है, एक्स के लिए लाइबल नहीं है, और ए के लिए अगर टीडीएस काटेगा तो कितना काटेगा? 3900 रुपए। तो सर यस, 3900 रुपए फॉर ए लिमिटेड एंड नो टीडीएस फॉर एक्स लिमिटेड, यही आपका ए जो होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला आपका जो ए होगा यही आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो एमसीक्यू की सीरीज हम अभी कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इसका टेंशन मत लो, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन ये जो एमसीक्यू था ना, ये सिनेरियो आपका हार्ड था, नो डाउट हार्ड था। क्यों? क्योंकि इसमें एएमटी की जबरदस्ती की बात लगा दी थी इन्होंने, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और उसमें भी मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट घुसा था। 115 बीएसी के हिसाब से भी आपको बनाना था। एडिशनल 80 डबल जे डबल ए वाली कैलकुलेशन तो आपसे हो जाती, 80 डबल जे डबल ए की कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होती, इस बात का मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखते हो ना कि सर 24,000 से नीचे 23,000 की फिगर आ रही है, 25,000 से नीचे की फिगर आ रही है, आरपीएफ में एम्प्लॉय है, लेदर या फुटवेयर का बिजनेस या अपैरल्स का बिजनेस है, तो आपको 80 डबल जी डबल याद ही आ जाता है। बट हाँ, यहां से आपको प्रॉब्लम आती, यहां से आपको प्रॉब्लम आती, तो बस मैं ये कहूंगा भैया इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं मांगता है। एएमटी की बात आती, फिर 115 बीएससी में भी 80 डबल जी डबल ए रहता है, बाकी चीजें हट जाती हैं। ये भी बाय द प्रैक्टिस आता है, इसको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कोई किया नहीं रहता है। जनरली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी अभी जुलाई बीता था तो रिटर्न भर भर के तो चीजें याद हो चुकी होती हैं। उसके बाद सर कुछ चीजें थी, 194 आर न्यू सेक्शन था, अच्छा था, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 194 आर के बेस पे कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी एक नई चीज थी थोड़ी सी अपडेटेड रिटर्न के बारे में, जिसमें कोई आप स्टूडेंट लोग फ्रेंडली नहीं होते हो, और आई डोंट थिंक, बट हाँ इसको एक बार आप रिमार्क कर लो, अब इसको रीड कर लो, अब इस वाले पॉइंट को रीड कर लो, इसको अब इग्नोर मत करो, इस पे हो सके क्वेश्चन आ जाए। ये तो नील था, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं थी। हाँ, इस वाले पोर्शन को आप चाहो तो इग्नोर कर लो, क्योंकि भाई वहां पे भी सॉल्व करते करते परेशान हो जाओगे। और अगर अभी दो महीने पहले ही देख रहा हो वीडियो, तो इस चीज को भी पढ़ लो ना यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है सर जी।